हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2। लेकिन प्रीवियस वीडियो में टॉपिक नंबर 6 का कुछ भाग रह गया था। पहले हम उसको समझ लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जलवायु पर बहुत सारे स्कीम्स चलाई है ताकि हम अपने क्लाइमेट को, हम अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रख सकें। जब बरसात हो तभी बरसात हो, जब जाड़ा हो तभी जाड़ा हो, मीन्स जो भी ऋतु हो तब भी हो, मतलब टाइम टू टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसलिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना निम्न प्रकार है। जैसे देखिए, इसी को संक्षिप्त में हम लोग कहते हैं NAPCC से जानते हैं। भारत सरकार जलवायु पर राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे पहला कदम देखा जाए बेटा, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। इसका यह मिशन है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का कि पूरे देश में लगभग सौर का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो। चूँकि हम जानते हैं कि सोलर एनर्जी जो होती है वो प्रदूषण रहित होती है, बिना प्रदूषण के होती है और कोई इससे साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और रिन्यूएबल एनर्जी भी है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है राष्ट्रीय परिवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन। इसमें क्या है कि सामान्य रूप से हम कर रहे किसी ऊर्जा का कन्वर्जन जब हम करते हैं तो हमारी ये कोशिश रहे, इस मिशन का ये है कि इस एनर्जी को दूसरे एनर्जी में क्या हम करें कि अधिक से अधिक ऊर्जा कन्वर्जन मिले हमें। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोयला से क्या है कि हमें इतना मिल रहा है, पहले मान लीजिए 10 किलोवाट मिल रहा था, हम इसमें और क्या मतलब करें, क्या मतलब ऐड करें या क्या मतलब इसमें कुछ हम सुधार कर दें कि हमें और ज़्यादा मेगावाट की दक्षता प्राप्त होने लगे या बिजली प्राप्त होने लगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल मिशन। देखिए, हमारे जीवन के लिए जिस प्रकार से हवा का होना बहुत ही ज़रूरी है, उसी प्रकार से हवा के जस्ट तत्पश्चात या ठीक बाद में हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रीय जल मिशन यानी क्या, इसमें यह बताया जाता है राष्ट्रीय जल मिशन में कि हम अधिक से अधिक जल को बचाएं। पेयजल, देखिए एक्चुअली है क्या कि हम किसी भी नहर या नदी नाले का पानी तो पी नहीं सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या योजना बनाती है गवर्नमेंट या हम लोग भी करें कि जो पेयजल है हमारा वो पृथ्वी के गर्भ में ही पाया जाता है, या अगर प्योर ऑफ वाटर देखना है तो जो बरसात का पानी होता है वही सबसे शुद्ध जल होता है। अगर हम उसको एकत्रित करें पहली बारिश को छोड़ करके, बिकॉज कि पहली बारिश जो होती है रेडिएशन, फॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल, नाइट्रोजन पार्टिकल ETC मतलब मिल के क्या होते हैं, बारिश होता है। इसीलिए देखिए लोग हमारे घरों में क्या कहते हैं बेटा कि मतलब पहली बारिश में बेटा न भीगो, बीमार हो जाओगे। तो इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे एसिटिक पार्टिकल जो होते हैं इन्वायरमेंट में रन करते रहते हैं और बारिश होने के पश्चात तो वो भी पानी के कण के साथ नीचे आते हैं, इसलिए वो क्या होता है हमारे लिए हार्मफुल होता है। ठीक है बेटा। अगला देखिए क्या है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। देखिए आपको हरित से ही मतलब पता चल रहा होगा कि हरा। तो गवर्नमेंट ये ध्यान दे रही है कि हम क्या करें, अधिक से अधिक हरियाली करें। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे लगाएं। सबसे ज़रूरी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण है, जैसे ट्रैफिक, ट्रेन, तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए जहाँ गंदगी होती है वहीं हमें सफाई की ज़रूरत पड़ती है और जहाँ सफाई होती है वहीं गंदगी भी होती है। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आप घरों में क्या होता है, आपका कपड़ा गंदा हो गया, ठीक है, डर्टी हो गया, फिर आप उसको क्या करते हैं,
वॉशिंग पाउडर से धुलते हैं। अब देखिए आपने एक तो साफ किया, आपका क्लोथ तो साफ हो गया, लेकिन आपका अर्थ, आपका वाटर क्या हो गया, गंदा हो गया। तो जहाँ गंदगी है वहीं सफाई है, जहाँ सफाई है वहीं गंदगी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं राष्ट्रीय हरित मिशन। तो इसीलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ अधिक से अधिक पॉल्यूशन होता है, हम लोग का मतलब गवर्नमेंट का या किसी भी पब्लिक का मतलब उसका फर्ज बनता है कि जहाँ पे अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकले, वहीं पे हम लोग क्या करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। जैसे एग्जांपल देखिए, रोड पर अधिक से अधिक गाड़ियाँ चलती हैं, एक दिन में हज़ारों गाड़ियाँ रन कर जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, धुआं निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, etc। तो हम लोग क्या करें कि उसको वहीं फिल्टर करने के लिए उसी के साइड बीच में हम ग्रीनरी लगाते हैं। इसी सेवा या इसी प्रक्रम या इसी मिशन को हम लोग बोलते हैं हरित मिशन। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे ही हमारा CO2 निकला, कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकला, वहीं पेड़ से क्या हो गया, वो फिल्टर हो गया। इसीलिए देखिए कि जहाँ ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वहाँ पत्तियों को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ हीमोग्लोबिन की उसमें कमी हो जाती है और उनके पौधे की पत्तियाँ पीली हो जाती हैं अदर पौधों के अपेक्षा। ठीक है बेटा, अब देखिए राष्ट्रीय धारणीय प्राकृतिक वास मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय धारणीय प्राकृतिक वास मतलब क्या, रहना। ठीक है, तो ये कहने का मतलब कि जैसे हम क्या करें, ऐसा मतलब कुछ बनाएं कि हमारी जो लैंड है, हमारा जो वाटर है, ठीक है, हमारी जो लाइट है, हमारे जो ट्रांसमिशन पावर पे खर्चा है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बचे और हमारे विकास में, हमारे बच्चों के विकास में, हमारे सोसाइटी के विकास में और बड़े स्केल पे अगर देखें तो बोल सकते हैं कि हमारे देश के विकास में अधिक से अधिक यूज हो। तो कहने का मतलब कि हम ज़्यादा घर जैसे है तो हम ज़्यादा क्षेत्रफल न करके हम उसको क्या करते हैं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, जैसे आपने बड़े बड़े टावर्स देखे हैं, बड़े बड़े मीनार्स देखे हैं, जैसे बहुत सारे उसमें कम से कम 100-200 रूम होते हैं। तो इससे हमें क्या होता है बेटा कि हमारी ज़मीन बच जाती है। अगर कहीं अगर मान लीजिए उतना अगर हम घर किसी ज़मीन पे बसाएं तो वो क्या हो जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल छेकेगा और वहाँ घरों में बिजली ले जाने के लिए बहुत सारे खंभे लगेंगे। हर घर में क्या करेंगे लोग, अपना अपना ट्यूबवेल, अपना अपना नल यूज करेंगे। ठीक है, तो कितना पानी की मतलब खपत होगी, पानी की खिंचाई की जाएगी ताकि पानी। अब ऐसे क्या है, जैसे बड़े बड़े टावर्स कम्प्लेक्स बन जाते हैं, उसमें लोग रहते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या है, इससे हमें बेटा ये फ़ायदा है कि जैसे मान लीजिए वहाँ हमें अगर एक बोर कर देते हैं, एक पानी की टंकी बना देते हैं, तो पूरे उस 200 घरों की सप्लाई मेंटेन हो जाते हैं। क्लियर है। अब देखिए हम लोग पढ़ें राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन, देखिए कृषि का जैसे अब देखिए एक सामान्य कृषि देखा जाए और एक वैज्ञानिक तरीके से कृषि देखा जाए। अब बेटा देखिए एक नए में आया है हाइड्रो एग्रीकल्चर। ठीक है, हाइड्रो एग्रीकल्चर में क्या है, हाइड्रोपोनिक बोलते हैं उसे, यानी कि जल और हवा में मतलब सब्जियां का उगाना। ठीक है, तो इसे हाइड्रोपोनिक बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आप कभी जाइएगा लखनऊ या किसी भी मतलब CSIR जहाँ उसकी संस्था है, आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि जैसे हम किसी स्पंज में जैसे
जो साइकिल की सीट की गद्दी आती है उसमें जो स्पंज होता है रुई की तरह, उसी को हम कट करके कोई भी बीज डालते हैं उसमें, और उसमें लिक्विड के फॉर्म में एवरी मिनरल्स या एवरी जो उसको चाहिए, यूरिया या पोटेशियम, आयरन, सारी चीज़ें हम लिक्विड को फॉर्म में करते हैं। इससे होता क्या है कि एक मंजिल, 2 मंजिला, 3 मंजिला भी हम खेती कर सकते हैं और एक घर में भी कर सकते हैं। तो ये मतलब दिया जाता है कि अधिक से अधिक हम उत्पादन करें और कम टाइम में उत्पादन करें। ठीक है। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी हेतु ND। ठीक है। वर्ष 2016 में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 1550 करोड़ की अनुमानित लागत पर मिशन मोड पर थर्मल पावर प्लांट हेतु विकसित उन्नत अति सक्रिय प्रौद्योगिकी के विकास के लिए और R&D परियोजना को अनुमोदित किया। ये बेटा R&D सुन रहे होंगे। R&D का मतलब कुछ नहीं होता है। R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट होता है, उसी को हम R&D के नाम से जानते हैं, R&D परियोजना को। अब देखिए थर्ड पॉइंट बेटा, अगर हम देखते हैं तो थर्ड पॉइंट आइए, तो इसमें हम लोग पढ़े हैं राष्ट्रीय हरित राजमार्ग मिशन। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग, हरित राजमार्ग, इसमें क्या देखिए, राजमार्ग मतलब राष्ट्रीय मार्ग, हरित मतलब क्या होता है, हरा, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय, जानते ही हैं आप। ठीक है। मिशन मतलब लक्ष्य लिया जाता है। इसमें क्या है कि ये देखिए क्या है, बीच की रोड की डिवाइडर है, और ये किनारे दोनों तरफ है, और ये एक तरफ आने का, एक तरफ जाने का। ये जो बेटा चौड़ाई है, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेवलिंग ब्रेथ है। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए होता क्या है बेटा कि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो यहीं पे फिल्ट्रेट हो जाता है, कहीं और एटमॉस्फेयर में जा करके वो मतलब समस्याएं नहीं पैदा करते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि वो जस्ट एकदम तुरंत ही कम टाइम में ही वो क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। ठीक है। तो हम इससे बचते हैं प्रदूषण से। अब बेटा हम लोग जैसे कि बताया इस वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो यूनिट 2 में देखिए हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखिए ऊर्जा प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत उन ऊर्जा संसाधनों को जो कि न्यूनतम वृद्धिशीलता लागत वाले कुशल पूर्वक उपयोग करने के लिए उपाय आते हैं। ठीक है। अब चलिए देखिए, वर्तमान समय में ऊर्जा लागत का विषय किसी सम्मिलित समूह अथवा सोसाइटी की अर्थव्यवस्था के निष्पादन के लिए प्रतिक्षेप है, महत्वपूर्ण कारक है। अतः ऊर्जा संसाधन का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है। ऊर्जा प्रबंधन में ऊर्जा के व्यर्थ व्यय की स्थितियों के आकलन के द्वारा ऊर्जा की खपत के संतुलन को साथ ऊर्जा के उपयोग करने वाली प्रक्रियाएं को साथ साथ वहन किया जा सकता है। ठीक है बेटा। अब इसमें अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कॉस्ट ऑफ एनर्जी, यानी जो ऊर्जा को उत्पादित करने में हमें जो इन्वेस्ट करना पड़ता है मनी, तो इसमें देखते हैं यह किसी भी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य घटक है बन गया है, जिस कारण ऊर्जा संसाधनों का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। ठीक है बेटा। ऊर्जा संसाधन को कम लागत में ज़्यादा प्रभावी रूप से उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। देखिए हम क्या चाहेंगे कि मिनिमम कॉस्ट में अधिकतम ऊर्जा मिले, तभी हमारी देश की उन्नति है, प्रगति है। ठीक है। अब मानव समाज के लिए ऊर्जा का प्रबंधन अत्यंत अनिवार्य है। मौजूदा औद्योगिक समाज में ऊर्जा संसाधनों का विकास कृषि, यातायात, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार आदि क्षेत्रों में, अब जैसे कि बेटा आप आजकल देख रहे हैं बिना बिजली के, बिना एनर्जी के हम एक पग भी नहीं चल सकते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करनी है तो क्या मोबाइल चार्ज है, कैसे चार्ज होगी, एनर्जी है। फिर वो एनर्जी कैसे उत्पादित होती है, कोयला से, न्यूक्लियर रिएक्टर से, आपका सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, तो ये सब है। ठीक है।
अब हम अगला देखते हैं हेडिंग, ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, क्या आवश्यकता पड़े? हमारी ऊर्जा उपयोग की दर की ऊर्जा उत्पादन दर से अधिक है। हमारे मुख्य ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस आदि को बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे देखिए बेटा कि मतलब हमें एनर्जी सोर्स जितना है उसके कई गुना हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। तो हम करेंगे क्या कि मतलब कम एनर्जी सोर्स में अधिक से अधिक ऊर्जा हम कैसे प्राप्त करें, हमारा मेन फोकस इस पे है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्योंकि ये जो सोर्स हैं इतनी आसानी से नहीं बनते हैं, हजारों साल करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इतना तो आसानी है नहीं, आसान तो है नहीं कि हम बना लेंगे। तो अब दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, हमारे ऊर्जा स्रोत सीमित है, बिल्कुल सही है, लिमिटेड है। भारतवर्ष के पास दुनिया के ऊर्जा स्रोतों का 1 भाग है। अब बताइए जितनी पूरी दुनिया में एनर्जी सोर्स है उसका 1% हमारे यहाँ है। तो यानी हमारे यहाँ क्या है, कुछ नहीं, 100 का 1 भाग है। जबकि इसकी आबादी दुनिया की आबादी का कितना है, 16%। अब बताइए जो एनर्जी सोर्स है वो कितना है, 1%। हमारे देश की जो आबादी है तो वो कितना है, 16%। अब समझिए कितना डिफरेंस है। तो हम क्या करें कि 1% एनर्जी को कन्वर्ट करके 16% में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब देखिए अधिकतर प्रयोग में लाए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों को पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। अगर एक बार ऊर्जा सोर्स अगर फ्यूल बर्न हो गया तो हम उसको दोबारा तो यूज कर नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए 1 लीटर डीजल या 1 लीटर पेट्रोल आपके बाइक में जल गए। ठीक है, फ्यूल आपका बर्न हो गया। अब उस धुएं को तो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही। अब चलिए 4th पॉइंट देखते हैं बेटा हम लोग। 4th पॉइंट है आपका ऊर्जा संरक्षण के द्वारा हम अपने देश के लिए काफ़ी पूंजी बचाते हैं। हमारे द्वारा प्रति वर्ष उपयोग करने वाले कच्चे तेल का लगभग 75% हमें आयात करना पड़ता है, जिसकी लागत लगभग 1,50,000 करोड़ प्रति वर्ष होती है। बताइए हमारा जो भारत है प्रत्येक वर्ष इतने राशि का कच्चा ऑयल खरीदता है, और इस कच्चे ऑयल से हमें बहुत सारे ऑयल्स जैसे मेथेन है, और फिर क्या गैसोलीन है, सीएनजी है, और आपका ये क्या बोलते हैं गैस एलपीजी है, और आपका पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, सभी चीज़ें हाई क्वालिटी पेट्रोल है जो हम लोग एरोप्लेन को चलाने के लिए यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5 हम देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण द्वारा हम धन की बचत करते हैं। बिल्कुल सही, अगर हम ऊर्जा को बचाते हैं तो हम अपने धन को बचाते हैं, यानी हम अपने मनी को बचाते हैं। क्लियर है बेटा? सॉरी, अब अगला हम लोग ये क्या है, हम अपने ऊर्जा धन को बचाते हैं। अब देखिए बेटा हम लोग टॉपिक नंबर 2 पढ़ते हैं, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम एनर्जी को कैसे सुरक्षित रखें। ठीक है, तो एनर्जी को कैसे सुरक्षित रखें या एनर्जी को कैसे बचाए रखें, यही हमारा कहलाता है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, संरक्षण। प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप होता है। बिल्कुल सही, एवरी पार्टिकल में एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वहीं से आपका क्या होगा, मूवमेंट होगा। मूवमेंट से क्या होगा, हम जानते हैं कि एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, हाफ mv²। तो ये हमारा एवरी पार्टिकल गिव द एनर्जी। ठीक है, इस प्रकार जल तथा वायु ऊर्जा के स्रोत होने के साथ साथ स्वयं ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा के ही क्रमशः स्थूल तथा सूक्ष्म रूप हैं। इस प्रकार अन्य स्थूल पदार्थ भी ऊर्जा के ही भिन्न भिन्न
परिवर्तित रूप है। आधुनिक युग में जिस देश के पास जितने अधिक ऊर्जा का स्रोत है वह देश उतना ही संपन्न और अपने आप में मजबूत माना जाता है, ठीक है, अर्थात धनी समझा जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा स्रोतों को राष्ट्र का धन भी कहा जाता है। अतः अपने राष्ट्र को बनाने के लिए अपने नगर की ऊर्जा को व्यर्थ व्यय से रोकना प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। इस दिशा में प्रयास करने का अब समय आ गया है। केवल सार्थक प्रयत्न ही इस समस्या का, देखिए बेटा, हम लोग क्या करें कि कम से कम एनर्जी खर्च करें और अधिक से एनर्जी को बचाएं। जैसे देखिए क्या है कि बहुत घरों में देखिएगा कि जैसे रोडों पे देखिएगा, रोड लाइटें जलती रहती है, सुबह हो गया कोई देखने वाला नहीं है। अब वो क्या है, उतना एनर्जी वेस्ट हो रहा है। भाई दिन में लाइट है, लाइट की क्यों ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब हम आते हैं जैसे डोमेस्टिक में देखा जाए, पानी चल रही है, घर में अंदर लोग बैठे हैं, ना वाटर सेंसर है ना फीलिंग सेंसर है। फीलिंग सेंसर एक्चुअली होता क्या है बेटा, फीलिंग सेंसर ये वाटर टंकियों में लगाया जाता है कि जैसे आपका टंकी फुल हो जाती है तो वो एक बीप की आवाज़ देती है, आपके घर के अंदर वो अलार्म बजने लगता है, आप टंकी बंद करते हैं। अगर वो फीलिंग सेंसर ना हो तो होता क्या है बेटा कि आपका टंकी का मोटर चल रहा है, पानी वेस्ट है। देखिए कौन कौन सी एनर्जी हो रही है, एक तो वाटर एनर्जी वेस्ट हो ही रही है, साथ में साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जिससे जो एनर्जी बन रही है वो भी एनर्जी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो हमारी कोशिश है कि कम से कम, अब जैसे देखिए क्या है कि घरों में टीवी चलती है, 24 घंटे टीवी चल रही है, कभी किसी का शेड्यूल है तो कभी बेबी का शेड्यूल है, तो कभी मदर का शेड्यूल है टीवी का, कभी फादर का शेड्यूल है, कभी दादाजी का शेड्यूल है। तो ऐसे हम नहीं करना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब मैक्सिमम कोशिश ये रहे कि बच्चे तो बच्चे वो तो देखेंगे ही अपने, मतलब जो बुज़ुर्ग हैं या यंग एज के, कोशिश करें कि कम से कम टाइम देखें और एक ही सीरियल देखें या एक ही मतलब एपिसोड टाइप का देखें, ताकि हमारे एनर्जी की अधिक से अधिक बचत हो सके, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि एनर्जी को सेव करने के लिए एक और भी तरीका है कि सभी लोगों के घरों में एक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे जो मेन सोर्स होता है उसको हम कहीं भी जाएं सभी घर के फैमिली के साथ, तो उसको हम हमेशा क्या करके जाएं, स्विच ऑफ करके जाएं, ताकि क्या हो कि हमारी एनर्जी बचे रहे। नहीं तो ऐसा क्या होता है कि ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि जब हम कहीं निकले तो एक एक रूम में हम बटन दबाएं कि बंद है नहीं है। तो इसलिए कभी भी अगर बाहर जाएं घूमने के पर्पज़ से कहीं भी, तो मेन स्विच जो है वहाँ से ऑफ करें, ताकि आपकी एनर्जी जो लोड है वो न ले, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए ये हो गया। अब अगला देखिए क्या है कि ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत सरकार के प्रयास हैं। किसी देश के विकास ऊर्जा पर निर्भर करता है। प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। बिना ऊर्जा के हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो है बेटा, ये क्या है कि ऊर्जा संवर्धन दिवस, ठीक है। ऊर्जा को विशेष महत्व देने हेतु सरकार की ओर से भारत प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को क्या करता है, ऊर्जा संवर्धन दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ऊर्जा संवर्धन पुरस्कार विजेताओं को अभिनंदन करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाले ऊर्जा कार्यक्रम संबंधी 50,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बनाई गई। सरकार ने 2003 से 2004 में शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 50,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। इसके लिए 16 राज्यों में पन बिजली परियोजनाएं बनाने का काम नोडल एजेंसियां, 16 राज्यों में 162 पन बिजली, ठीक है, एजेंसी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को दिया गया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, संशोधित मेगा पावर नीति। विद्युत क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण वैधानिक एवं नीति स्तरीय परिवर्तनों के मद्देनज़र बिजली
मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2009 में वर्तमान मेगा पावर निर्धारित किया गया है। यह मंत्रालय चावल की भूसी के गैसीकरण के माध्यम से धान उत्पादन क्षेत्रों के गांव में काफ़ी बड़े पैमाने पर वैद्युतीकरण को ले जाना चाहता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिलों 20 गांवों में 100% उत्पादक गैस इंजनों के साथ 32 किलोवाट के गैसीकरण तंत्रों से बिजली बनाया गया। जो पटना में चावल की भूसी पर आधारित बायोमास 500 से 700 घरों को क्या करता है, विद्युत प्रदान करता है। सौर विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना। हमारी गवर्नमेंट क्या की है बेटा कि सोलर एनर्जी को बहुत बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये एक नॉन कन्वेंशनल है और क्या बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी भी है और ये प्रदूषण रहित है, किसी को नुकसान भी नहीं है। शहरी उपयोग के लिए नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला पॉइंट ये जैसे लिखा है देख लीजिएगा आप लोग। फिर हम लोग क्या चलते हैं, शहरी कचरे से ऊर्जा की प्राप्ति करना। हाँ बेटा देखिए, ये थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। शहरी कचरे से ऊर्जा प्राप्ति की परियोजना एक्चुअली होता क्या है कि हम इससे जितने भी मतलब वेस्ट हैं, जैसे डोमेस्टिक आपके घरों से निकलते हैं, कंपनियों से ये सारे वेस्ट को क्या किया जाता है, एक बॉक्स में ले करके उसको इकट्ठा करके बनाया जाता है। अब अगला पॉइंट देखिए, बायोमास गैस आधारित पर ग्रिड पावर। ठीक है, 60 किलोवाट की संचय स्थापित क्षमता में साथ कुल 14 परियोजनाओं को शुरू किया गया है। अब क्या है, लघु पवन ऊर्जा। लघु पवन ऊर्जा क्या है, ये विंड एनर्जी से जैसे कि हमने पढ़ाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बायोगैस निर्माता तंत्र। बेकरियों, डाई कास्टिंग और खाद संग्रहण इकाइयों जैसे विविध उद्योगों से लगभग 4 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ तापीय उपयोग के लिए 6 बायोगैस निर्माताओं की स्थापना की गई है। ठीक है, अब 10th नंबर देखिए, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से पावर ग्रिड, इंटरएक्टिव बिजली। ठीक है, नवीनीकरण। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही और आगे अगले वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।